उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित की थी। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सेंगर को नोटिस जारी किया है। पीयूष पांडे के पास सीधे आपको लिए चलते हैं, जो कि मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी समीर, हमारे साथ मुमताज़ भी साथ में है और मुमताज़ जो है लगातार जो विक्टिम फैमिली है उसकी सहायता भी कर रही हैं और इस मामले पर उनको जो लीगल एड है वो भी मुहैया करा रही हैं। मुमताज़ आप हाँ मुमताज़, आप आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया, किस तरह से देखती हैं? अब ये मामला चूंकि सर्वोच्च अदालत में पहुँच चुका है और विक्टिम को न्याय भी मिला है यहाँ से, अब आगे इस मामले पर क्या कदम होगा आप लोगों का? पूरे न्याय की उम्मीद है कि आगे जाके कुछ स्टे फिर से ना लग जाए। मतलब आज जो स्टे लगा है वो तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे लगा है, पर लाइफ सेंटेंस पे कोई नया स्टे ना लग जाए, कुलदीप सेंगर को कोई और तरीके की रिलीफ ना मिल जाए, फ्यूचर में बेल ना मिल जाए। तो अभी संघर्ष बहुत लंबा है। शर्म की बात है कि बच्ची और जो पीड़ित है आज भी न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। अपनी सुरक्षा की, अपने परिवार की सुरक्षा की उसको चिंता है। धमकियां मिल रही हैं उनको? बिल्कुल मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि प्रभावशाली लोग हैं। दूसरी तरफ उनके कैंपेन में तो कितने लोग कल से खड़े हो गए हैं। बीजेपी के कितने लोग कुलदीप सेंगर के समर्थन में बात कर रहे हैं। पर ये आज इस बच्ची अकेले की लड़ाई नहीं है, देश भर की महिलाओं की लड़ाई है। और इस केस के उदाहरण से शायद और स्ट्रिक्ट लॉज बनेंगे जिसकी तहत प्रभावशाली लोग ऐसे छूट ना जाए। बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना समीर कि किस तरीके से जो विक्टिम है उसकी फैमिली को धमकियां भी मिल रही हैं और अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने इस मामले पर आदेश जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। और अब इसकी जो परिभाषा है और कानून की जो व्याख्या है, जहां पर ये अड़चन आ रही थी और जिसके मद्देनजर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था, उन सब सवालों पर सुप्रीम कोर्ट आगे विचार करेगा और 4 हफ्ते में कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है और साथ ही उसके बाद जो सीबीआई है वो अपना पक्ष भी रखेगी और इसके तहत ही आगे अब इस मामले पर केस बढ़ेगा और देखना ये होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी समीर। बिल्कुल, शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और सुप्रीम कोर्ट से ही दूसरी बड़ी खबर भी है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 100 मीटर वाली परिभाषा पर स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। 21 जनवरी को अरावली पर अब अगली सुनवाई होगी। 100 मीटर वाली परिभाषा पर विवाद हुआ था। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था बड़े पैमाने पर। यानी आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2 सुप्रीम फैसले किए हैं और ये फैसले आपके सामने रहे। अरावली फैसले पर रोक लगाई गई है और सेंगर को राहत नहीं मिली है। यानी दिल्ली हाई कोर्ट से जो कुलदीप सेंगर को राहत मिल गई थी, उस आदेश पर रोक लगा दी गई है। और दूसरी तरफ अरावली की परिभाषा को लेकर विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और अपने ही फैसले पर, अपने ही पुराने फैसले पर रोक लगा दी। बरेली के एक रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी के दौरान बजरंग दल सदस्यों के हंगामे का मामला गर्मा गया है। मामले में पीड़िता का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पूरे मामले में बजरंग दल ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। यूपी के बरेली में शनिवार रात एक रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी के दौरान बवाल का मामला गरमा रहा है। पूरा मामला प्रेम नगर थाना के राजेंद्र नगर में मौजूद रेस्टोरेंट का है। ये बवाल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मचाया था। नर्सिंग स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आई थी। इस ग्रुप में 6 लड़कियां और 4 लड़के थे। लव जिहाद का आरोप लगाकर बजरंग दल के सदस्यों ने पार्टी में हंगामा खड़ा किया। अब पीड़ित छात्रा का बयान सामने आया है। उसने साफ तौर पर कहा है, ग्रुप में सिर्फ 2 मुस्लिम दोस्त थे। करीब 25 लोगों ने रेस्टोरेंट में घुसकर लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वो धार्मिक नारे लगा रहे थे। पीड़ित छात्रा ने कहा कि घटना के कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस हम लोगों को अपने साथ ले गई। पीड़ित पक्ष का कहना है, इस मामले में बवाल करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है।
और भोपाल पुलिस ने आधी रात ईरानी डेरे में बड़ी कार्रवाई कर 6 राज्यों में वांटेड 32 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान हथियार, नकली करेंसी, कई महंगी बाइक्स और चोरी के 50 मोबाइल बरामद किए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस आधी रात को अचानक एक्शन में आई और देश के 6 राज्यों में फरार चल रहे वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भोपाल पुलिस ने ईरानी डेरे में दबिश देकर 32 वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 22 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। रात में चलाए गए विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान के दौरान 150 से अधिक पुलिस जवानों ने एक साथ ईरानी डेरे को घेरा। इस दौरान पिस्तौल, डॉलर, नकली करेंसी, महंगी बाइकों का जखीरा, नकली नंबर प्लेट और लूट और चोरी से जुड़े कुल 50 मोबाइल फोन बरामद किए गए। रात को अचानक हुई इस कार्रवाई से ईरानी डेरे के लोगों में हड़कंप मच गया। भोपाल डीसीपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि अभियुक्त अलग अलग राज्यों में जाकर चोरी, लूट और मोबाइल स्नैचिंग जैसी वारदात को अंजाम देते थे। ये अभियुक्त अमरावती, कोटा, गुजरात समेत कई राज्यों में वांटेड थे। कार्रवाई के दौरान कुछ अभियुक्तों और महिलाओं ने पुलिस के साथ गाली गलौज कर कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। इसके बाद 10 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। भोपाल पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के भिवाड़ी में नशे की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। एटीएस गुजरात ने जयपुर पुलिस के साथ कार्रवाई की। राजस्थान के भिवाड़ी में नए साल के जश्न से पहले नशे की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। एटीएस गुजरात, जयपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। तीनों अभियुक्त मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनके ठिकाने से अल्प्राजोलम पाउडर बरामद हुआ है। अभियुक्त कृष्णा, अंशुल शास्त्री और अखिलेश मौर्य से पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। नशे की ये फैक्ट्री कहरानी उद्योग इलाके में चलाई जा रही थी। एजेंसीज ने करीब 12 घंटों तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। नशीले पाउडर की सप्लाई को लेकर सूत्रों की माने तो सप्लाई कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में की जाती थी। दोनों फैक्ट्री मालिक पहले एक फार्मा कंपनी में काम करते थे, जिसको लेकर उन्हें ये जानकारी थी कि इस नशीले पाउडर को कैसे बनाया जाता है। साथ ही एक केमिस्ट एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही थी। फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि सप्लाई के लिए मालिक खुद लेकर जाते थे। और उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर नागदा शहर में रविवार की रात को एक हिंदू युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। रिपोर्ट देखिए। आपको हटाने का मेन कारण ये है कि अगर आज एक हिंदू युवती को पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने में देरी करने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठन के साथ मिलकर थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नागदा सीएसपी वीरेंद्र अहिरवार के सामने भी अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी हो गई। गुस्साए लोगों ने मांग की कि एफआईआर में देरी करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए, थाना प्रभारी का तबादला हो और अभियुक्तों का शहर में जुलूस निकाला जाए। पीड़ित युवती एक निजी क्लिनिक में नर्स के तौर पर काम करती है। उसने बताया कि क्लिनिक के सामने आटा चक्की चलाने वाले नासिर हुसैन, बिलाल अहमद, अली अहमद और उनके साथी पिछले 6 महीनों से उसे परेशान कर रहे थे। एक पुलिस वाले ने मुझसे बदतमीजी की, एक तो मैं उसको सस्पेंड कराना चाहता हूँ, दूसरा हमारी बेटी को न्याय मिले। जस्ट एफआईआर हुई है और जो भी चीज़ें डिमांड्स रखी गई हैं उसमें देखा जाएगा। जो भी तथ्य हैं हम सीसीटीवी कैमरास चेक करेंगे किसके द्वारा इनडिसिप्लिनरी एक्ट किया गया है और अगर जो भी चीज़ें सामने आती है उसके हिसाब से। और अगली खबर बिहार की सियासत से जुड़ी है। बड़ी खबर, आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर अपनी पारिवारिक राजनीति को लेकर चर्चा में हैं। बेटे को नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी के 4 में से 3 विधायकों ने जहांबागी तेवर अपना लिए हैं, लेकिन इसका कुशवाहा पर कोई असर नहीं है, कोई खास असर नहीं है। अब खबर है कि कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को एडजस्ट करने की कोशिश में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को राज्य नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पद मधुबनी से विधायक बने माधव आनंद के कारण खाली हुआ है। बताया जा रहा है कि संबंध में साक्षी मिश्रा के नाम का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य नागरिक परिषद का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। एक उपाध्यक्ष का पद आरएलएम के माधव आनंद को मिला था और अब इसी को लेकर अपनी बहू
के लिए बात करने जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं साक्षी मिश्रा को इस पद को दिया जाए और इस संबंध में साक्षी मिश्रा के नाम का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को भेज भी दिया है। रूपेश हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, आरएलएम की तरफ से अब कोशिश की जा रही है या ये कहें उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बहू को सियासत में एंट्री दिलाने की कोशिश हो रही है, इसको लेकर क्या इनपुट? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं और बिहार विधानसभा में वो सचेतक भी उन्हीं को बना दिया गया है। बेटा जो बिहार विधानसभा या परिषद दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, उसे उपेंद्र कुशवाहा ने सेट कर दिया और नीतीश सरकार में मंत्री बना दिया। और अब बारी बहू की है। तो साक्षी मिश्रा, जिनको शपथ ग्रहण समारोह में भी सबने देखा, बहुत एक्टिवली उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद से बहू को सेट करने की फिराक में उपेंद्र कुशवाहा हैं या फिर सेट कर चुके हैं। गंभीर अंदरूनी जो संकट है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा खुद हो, उनकी राजनीति हो या उनकी पार्टी, गंभीर अंदरूनी संकट से गुजर रही है। क्योंकि 4 विधायक हैं उनकी पार्टी के, जिसमें एक उनकी पत्नी है और पत्नी के अलावा जो सारे विधायक हैं 3, वो सभी ने मोर्चा खोल दिया है। और मोर्चा इस वजह से खोला है कि उपेंद्र कुशवाहा पत्नी को टिकट देते हैं, पत्नी विधायक भी बनती हैं, बिहार विधानसभा में सचेतक का पद भी पत्नी को दे दिया जाता है, मंत्री का एक पद मिलता है तो मंत्री उस बेटे को बनाते हैं जो बेटा किसी सदन का सदस्य नहीं है। और यह बात नागवार गुजरी है इन विधायकों को। और तीनों विधायकों ने पिछले दिनों जब नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जब वो पटना आए थे तो उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक पार्टी अपने आवास पर रखी थी। लेकिन उसी समय जब एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पार्टी चल रही थी, वहां न जाकर तीनों विधायक पहुंच गए नितिन नवीन से मिलने और नितिन नवीन से मिलने के बाद से वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। और जो बाजपट्टी के विधायक हैं, उन्होंने तो सीधे तौर पर ये बयान भी दे दिया है कि परिवार को सेट करने की जो कोशिश उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, उसकी वजह से पार्टी में नाराजगी है। उनकी पार्टी के कई जिलों की पूरी इकाई इस्तीफा दे रही है। एक साथ 8 जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनकी पार्टी के, जिन्होंने चुनाव में उनके लिए काम किया, वो सभी इस्तीफा दे रहे हैं। और उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पूरे पार्टी की प्रदेश इकाई को मजबूर होकर के इसके बाद पार्टी पर क्या असर होगा, बिहार की सियासत पर क्या असर देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यूपी के रामपुर में लकड़ी के बुरादे से भरा एक ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद बोलेरो पर पलट गया। हादसे में बोलेरो पूरी तरह से पिचक गई और ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुए इस दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया है। देखा जाए तो ट्रक सामने से आ रहा है। इस दौरान बोलेरो चालक भी धीरे धीरे टर्न लेने की कोशिश करता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो ट्रक ड्राइवर ने और न ही बोलेरो चालक ने इंडिकेटर का इस्तेमाल किया। ट्रक की थोड़ी बोलेरो से टक्कर होती है, लगा कि शायद ट्रक आगे बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ डिवाइडर था जिससे ट्रक टकरा जाता है और सीधे बोलेरो पर पलट जाता है। दरअसल ट्रक ड्राइवर ने बोलेरो को बचाने के लिए गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी। इतने में ट्रक का अगला पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और बोलेरो को रगड़ते हुए ट्रक उस पर पलट गया। हादसे में बोलेरो ड्राइवर का शव बुरी तरह फंस गया। गाड़ी को काटकर ड्राइवर के शव को निकाला गया। हादसा दिल्ली नैनीताल हाईवे 87 और पहाड़ी गेट चौराहे के पास का है। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना इलाके में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान चोरी के मामले में वांछित हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्देश पर वांछित अभियुक्तों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सिरसागंज पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति ग्राम सराय शेख के आसपास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 19 पर सराय शेख मोड़ पर चेकिंग शुरू कर दी। जब संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागने लगा। संतुलन बिगड़ने पर उसकी मोटरसाइकिल गिर गई। इसके बाद अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और उसे मौके से दबोच लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सिरसागंज के गेहार कॉलोनी के रहने वाले के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार भीकम सिरसागंज थाने का हिस्ट्री शीटर और जनपद एटा का गैंगस्टर है। दोनों अभियुक्त उतर के भागने लगे, तभी पुलिस टीम पे फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्त
घायल हो गए। वहीं इसी इलाके में 2 और बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैर में गोलियां लगी। पुलिस के हाथ 2 बदमाश लगे, दोनों के पैर में गोली लगी। बदमाशों को पुलिस इलाज के लिए ले जा रही थी। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं, जहां एनकाउंटर में इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। थाना बिनौली के बरनावा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ में 2 वांछित अभियुक्त जिन पर 25-25 हजार का इनाम था, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम क्रमशः प्रदीप बावरिया और मोन्टू बावरिया है। पुलिस के मुताबिक प्रदीप बावरिया और मोन्टू बावरिया को बिनौली थाने की पुलिस ने घेरा। दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और पुलिस पर गोलीबारी कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोलियां लगी। पुलिस का कहना है कि दोनों अभियुक्तों पर कई जिलों में 21 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद उनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। और बिहार के बगहा में एक कपड़ा व्यवसायी मनोज डागोलिया से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8 करोड़ की ठगी की गई। साइबर फ्रॉड ने भारी रिटर्न का झांसा देकर इस ठगी को अंजाम दिया। बिहार के बगहा जिले में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है, जिसने व्यापार जगत में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के अनुसार बगहा के कपड़ा व्यापारी मनोज डागोलिया के साथ 8 करोड़ की ठगी की गई। ये ठगी शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर की गई थी। साइबर थाना में पीड़ित ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू की। बताया जा रहा है अभियुक्तों ने शेयर मार्केट में भारी रिटर्न का झांसा देकर मनोज डागोलिया को अपने जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे उन्होंने करोड़ों रुपए निवेश करवा लिए और बाद में मोबाइल नंबर और कंपनी का संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बगहा पुलिस की टीम ने एक अभियुक्त को पटना से जबकि दूसरे को गाजियाबाद से पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ जारी है। ठगी करने वाले बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बगहा एसपी ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ठगी के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। और मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने नए साल का जश्न मनाने के खिलाफ फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि शरीयत के मुताबिक नए साल पर जश्न मनाना नाजायज है। नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज़ है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और ऐसे ही हिंदू कैलेंडर का साल चैत से शुरू होता है और ये यूरोपियन कल्चर है, क्रिश्चियन की यादगार है। वो लोग इस नए साल पे जश्न मनाते हैं और जश्न में होता क्या है, 31 दिसंबर की रात में तमाम फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, नाच गाना, डांस करना, फजूल खर्ची करना, शोर शराबा करना, हंगामा मचाना, ये होता है जश्न का तरीक़ा। और शरीयत इन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। ये लहबो लाइब है, फजूल खर्ची है और शरीयत ने लहबो लाइब को और फजूल खर्ची को नाजायज़ करार दिया है। अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से। बीएमसी चुनाव को लेकर एनसीपी अजीत पवार गुट के उम्मीदवारों की पहली सूची पर पार्टी के अंदर विवाद खड़ा हो गया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी का एक धड़ा वरिष्ठ नेता नवाब मलिक से नाराज है। बीएमसी चुनाव को लेकर एनसीपी की पहली सूची जारी होने के बाद नाराजगी देखी जा रही है। मुख्य वजह मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा तवज्जो दिया जाना बताया जा रहा है। पहली सूची में कुल 37 उम्मीदवार शामिल है। आरोप है नवाब मलिक के परिवार के 3 सदस्यों को टिकट दिया गया है। इनमें नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक, बहन सईदा खान और कप्तान मलिक की बहू बुरशा मलिक को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें, कप्तान मलिक और सईदा खान पिछले बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। नवाब मलिक के करीबी रहे 10 से ज्यादा उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है।
जिससे पार्टी के भीतर असंतोष देखा जा रहा है। विरोध में उतरे नेताओं की मांग है सभी समाज के लोगों को चुनाव लड़ने का समान अवसर दिया जाए। इधर बीएमसी चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार गुट को भी झटका लग सकता है। खबर है एनसीपी की मुंबई अध्यक्ष राखी यादव जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती है। और बीएमसी चुनाव में दोनों ठाकरे बंधुओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज राज ठाकरे ने पदाधिकारियों के साथ अहम मीटिंग की है, जबकि कल शिवसेना के उद्धव गुट ने एबी फॉर्म बांटे थे। चुनाव की गहमागहमी के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज रंग शारदा ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां उन्होंने मुंबई के तमाम पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर अहम मीटिंग की। इससे पहले देर रात से ही उद्धव की शिवसेना ने एबी फॉर्म बांटना शुरू कर दिया। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कई उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांटे। जिन प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो गया है उन्हें मातोश्री बुलाया गया। कुछ कैंडिडेट को आज भी एबी फॉर्म दिए जाएंगे। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज अनाउंस हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे के वर्ली विधानसभा क्षेत्र से अभी तक किसी ने एबी फॉर्म नहीं भरा है। शिवसेना ने पहले दिन उस विधानसभा क्षेत्र में एबी फॉर्म भरने से परहेज किया, जहां एमएनएस और शिवसेना के बीच अभी भी विवाद है। खबर है दादर, माहिम, वर्ली, सेवरी समेत कई सीटों पर विवाद हुआ था। इस बीच शिवडी विधानसभा क्षेत्र में सचिन पडवाल ने वार्ड नंबर 206 से, रमाकांत राहटे ने भाईकाला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 208 से नामांकन भरा है। हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी की गुटबाजी उस समय सामने आ गई जब एक लाइब्रेरी का उद्घाटन दो नेताओं ने किया। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद में बनी अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति लाइब्रेरी के उद्घाटन पर बीजेपी की अंदरूनी कलह उस समय सामने आ गई जब एक ही दिन में बीजेपी गुटों के मंत्रियों ने अलग अलग फीता काटकर 2 बार लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। पहले राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर के साथ मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर ने रिबन काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके 2 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 3 विधायकों के साथ मिलकर उसी लाइब्रेरी का दोबारा से रिबन काटकर शुभारंभ किया। लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही रिबन काटकर उद्घाटन कर दिया गया। 2 बार रिबन काटना शहर में चर्चा का विषय बन गया है। कार्यकर्ताओं का मानना है मंत्रियों के दोनों ही गुट एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। मामला सामने आने के बाद पार्टी के संगठन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जब दोनों नेताओं से लाइब्रेरी के 2 बार उद्घाटन को लेकर सवाल किया गया तो दोनों ही नेताओं का कहना है उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं है। और भारतमाला परियोजना से जुड़े घोटाले को लेकर ईडी ने छत्तीसगढ़ में रेड की है। रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी की टीमें राजधानी रायपुर और महासमुंद जिले में एक साथ 9 ठिकानों पर रेड कर रही है। ईडी की कार्रवाई का प्रमुख केंद्र रायपुर की लॉ विस्टा सोसाइटी में हरमित खनूजा का घर रहा। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को आशंका है भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा तय करने और उसके भुगतान में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों में रेड कर रही है। उन परिसरों में तलाशी अभियान चला रही है जो हरमित सिंह खनूजा उनके सहयोगियों के हैं। इसके अलावा संबंधित सरकारी अधिकारियों और कुछ जमीन मालिकों के यहाँ भी रेड जारी है। तलाशी के दौरान दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से जुड़े सबूतों की जांच की जा रही है। ईडी का मानना है इन रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि मुआवजा वितरण में नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं और कहीं धन की हेराफेरी तो नहीं की गई। ये मामला पहले से ही राज्य में चर्चा का विषय रहा है। ठंड और घने कोहरे के डबल अटैक ने आज एनसीआर में लोगों को परेशान कर दिया है। घने कोहरे का असर हवाई और रेल यातायात पर भी साफ तौर पर पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज कोहरे और भयंकर प्रदूषण ने मिलकर अटैक किया। कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। घने कोहरे और प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी कम होने का असर ट्रेन और हवाई यातायात पर है।
IGI एयरपोर्ट के रनवे पर घने कोहरे के चलते खराब विजिबिलिटी देखी गई। एयरपोर्ट एडवाइजरी के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन CAT थर्ड कंडीशन में किए जा रहे हैं, जिससे देरी या फ्लाइट कैंसिल हो रही है। यात्री एयरपोर्ट लाउंज में अपनी फ्लाइट का इंतजार करते नजर आए। कोहरे को लेकर एविएशन मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर कहा, कोहरे की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन में देरी संभव। यात्री एयरलाइंस कंपनियों से अपडेट लेने के बाद ही घर से निकले। कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। रेल सेवा पर भी घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से दिल्ली आने जाने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली NCR में घने कोहरे का कहर देखा जा रहा है। दिल्ली के अक्षरधाम से देखिए TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली और NCR वालों को जबरदस्त ठंड, घने कोहरे और गंभीर वायु प्रदूषण का ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टकराया है, जिसका सीधा असर अब मैदानी इलाकों में पड़ रहा है और दिल्ली और NCR में घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। गाड़ियां अपनी 8 बजे सुबह हेडलाइट जला करके चल रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार बेहद कम हो चुकी है। सामने यहां पर अक्षरधाम मंदिर है, जो महज लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। घने कोहरे की चादर में वो खो चुका है। तो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो काफी कम हो चुकी है। गाड़ियां लाइट जलाकर चल रही है, इंडिकेटर जला करके चल रही है। जो विजिबिलिटी है वो पूरी रात लगभग शून्य थी और अभी भी सुबह के वक्त लगभग 50 से 100 मीटर तक ही है। और इसीलिए मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर को घने कोहरे को लेकर के जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है, यानी कि 30 और 31 दिसंबर के साथ ही 1 जनवरी को भी इसी तरीके से घना कोहरा सुबह और शाम के बाद पूरी रात छाया रहेगा। उत्तर भारत सहित देश के कई शहरों में घने कोहरे का कहर जारी है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है, जहां शहर के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा और भीषण ठंड से परेशान लोग बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। गाजियाबाद में भी शहर में घना कोहरा छाया है। रुक रुक कर सर्द हवाएं चल रही है। ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई है। स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। कानपुर में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप दिख रहा है। यहाँ भी कोहरे की वजह से यूपी में 12वीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पूरे शहर में घना कोहरा छाया दिखा। ठंड ने यहाँ भी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। राजस्थान के धौलपुर में भी शहर में घना कोहरा छाया है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी तापमान में गिरावट के साथ शहर में घना कोहरा छाया दिखा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। पंजाब के मोहाली में भी घने कोहरे के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं जम्मू में घने कोहरे का सीधा असर हवाई और रेल यातायात पर पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है तो कई को रद्द कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू एयरपोर्ट के बाहर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे एयरपोर्ट के इलाके को घने कोहरे ने अपनी आगोश में ले रखा है। मानो पूरा का पूरा एयरपोर्ट का जो इलाका है उसने घने कोहरे की एक मोटी चादर ओढ़ रखी हो। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी ज़्यादा कम हो गई है और इसीलिए सुबह से यहाँ पर एक भी फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई है, ना ही यहाँ से कोई फ्लाइट टेक ऑफ हुई है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके मुताबिक आज कुल 34 फ्लाइटों का आवागमन जम्मू शहर के इस एयरपोर्ट से होना था, जिसमें से 17 फ्लाइटें देश के अलग अलग कोने से जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड होनी थी और वही फ्लाइटें फिर आगे यहाँ से टेक ऑफ होनी थी, जिनमें से करीबन 4 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं और अब 30 फ्लाइटें जो हैं वो अभी देरी से चल रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि दोपहर के बाद मौसम अगर खुलता है, विजिबिलिटी करीबन 800 मीटर से ज़्यादा बढ़ती है तो फिर यहाँ पर विमानों का आवागमन जो है वो शुरू हो पाएगा। और पूरे उत्तर भारत की बात करें तो इस वक्त शीतलहर की चपेट में है उत्तर भारत। ठंड के साथ घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर भी असर डाला है। पंजाब और हरियाणा में तमाम नेशनल और स्टेट हाईवे पर वाहन चलाना काफी मुश्किल हो गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तरफ की, तो यहाँ पर तमाम जो नेशनल हाईवे हैं वहाँ पर घने कोहरे और ठंड ने काफ़ी मुश्किल आम लोगों की बढ़ा रखी है। मैं इस वक्त चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये पंजाब के रोपड़ का टोल प्लाजा है, लेकिन जो इस वक्त कोहरे की चादर में सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए विजिबिलिटी कितनी कम है कि जो टोल प्लाजा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी घटकर 30 मीटर से 50 मीटर तक रह गई है और ऐसे में वाहनों को चलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी की आशंका जताई गई है। 30 दिसंबर को बर्फबारी हो सकती है हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में और ऐसे में अगर हिमाचल में बर्फ़ पड़ती है तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में, खास तौर पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक देखा जाएगा। तो एक और ठंड और कोहरे से लोग परेशान हैं, वहीं पहाड़ों पर नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है। श्रीनगर में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नए साल का स्वागत करने के लिए टूरिस्ट कश्मीर घाटी में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे। लोग यहां शिकारा ड्राइव का आनंद ले रहे हैं। श्रीनगर के रास्ते पर भी लोग घूमते नजर आए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब एक तो यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और जो हमारी जो शिकारा के जो थे जो चला रहे थे उनकी परमिशन से ही हमने चलाया एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। होटल कारोबारियों और हाउस बोट मालिकों को भी नए साल के मौके पर पर्यटकों की भारी भीड़ की उम्मीद है। न्यू ईयर आने वाला है, उसमें भी ऐसी उम्मीद लग रही है कि जो हमें गुलमर्ग से फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि गुलमर्ग और पहलगाम ज़्यादा अट्रैक्शन रहती है न्यू ईयर पे, उसमें जो स्नोफॉल वगैरह होता है। तो रिसेंटली स्नोफॉल की वजह से गुलमर्ग के होटलियर्स भी मतलब कहते हैं कि बुकिंग्स का जो है वो ठीक ठाक लग रहा है हमें, और आने वाले टाइम में अगर और स्नोफॉल होगा तो अच्छा टूरिज्म चलेगा और खासकर विंटर के लिए जो है तो वो ठीक रहेगा। वो फिर हमारे समर को भी आगे बढ़ाएगा। नए साल के जश्न को लेकर हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर से एक और रिपोर्ट दिखाते हैं मोहित मल्होत्रा की। पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो एंट्री पॉइंट है वहां पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे बड़ी संख्या में जो वाहन हैं वो लगातार एंटर हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। जो हाईवेज हैं वहां पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं टोल टैक्स के, वहां जो डाटा है उसके मुताबिक 2 से 2,500 गाड़ियां रोजाना दाखिल हो रही हैं, जिसमें टूरिस्ट हैं जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगातार नए साल के मौके पर हिमाचल का रुख कर रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फबारी होगी। मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट दिया गया है कि 30 दिसंबर की रात से बर्फबारी हो सकती है मनाली और शिमला में, जिसके बाद बड़ी संख्या में आपको दिखाना चाहेंगे जो टूरिस्ट हैं वो अपनी गाड़ियों से लगातार हिमाचल का रुख कर रहे हैं। नए साल के मौके पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनका नया साल का जो जश्न है वो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर काफ़ी बेहतरीन जाएगा। इसी वजह से बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली और इसके अलावा जो धर्मशाला, मैक्लोडगंज के इलाके हैं वहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और जयपुर में एक सार्वजनिक पार्क में शव दफनाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता ध्वज आर्या की ये रिपोर्ट। एक बड़ा प्रोटेस्ट राजधानी जयपुर के बंदायका इलाके में हो रहा है और ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो फैसिलिटी की जमीन है यहाँ पर एक शव को दफनाने को लेकर, यानी कि मुस्लिम समाज ने जो यहाँ पर शमशान घाट की जमीन है उसके ठीक पास में, ये आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीर कि ये जो तस्वीर है ये उस कब्र की है जो यहाँ पर जो है शमशान घाट के ठीक बगल में जो है इन्होंने जो है दफनाई गई है। और ये आप देख सकते हैं इसी को लेकर पूरी तरीके से हिंदू संगठनों का विरोध है यहाँ पर, और यह हाथ में इनके जो है पूरी तरीके से इलाके का यहाँ पर जो है नक्शा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर जो है हिंदू संगठन और बजरंग दल विरोध कर रहे हैं। ये क्या विरोध है और क्या कहना है आपका? यहाँ पे मुस्लिम समुदाय का यहाँ पे क्या एक लड़की को दफनाया गया है यहाँ से लगभग 1 महीने पहले, बट यहाँ पे समतल था उस टाइम पे। उसके बाद 3 दिन पहले ये कुड्डी की गई है यहाँ पे, वो जो सीमेंट का मकबरा बनाने के लिए मस्जिद के हिसाब से। शमशान घाट की जमीन है लेकिन इसके बगल में कब्रिस्तान न बने, इसलिए आपका विरोध है? जी जी जी, मंदिर है बगल में, पार्क की जमीन है, पार्क की कॉलोनी का पार्क है ये।
महाराष्ट्र के पुणे में चाचा भतीजे की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। इसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अजित पवार की एनसीपी की सहयोगी शिवसेना नेता सायना एनसी ने TV9 से बातचीत की है। क्या कहा, सुनवाते हैं। देखिए, ये नेतृत्व ही तय करेगा। चर्चा चालू है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 2017 के बाद ये बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण इलेक्शन है। स्थानिक स्वराज में आपने निकाल देखा होगा तो 2017 में लोकल बॉडीज़ को लेके हमारे पास 27 ऐसे महापौर थे। वहाँ हमारे एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में हम 53 पार ऑलमोस्ट 60 पहुँचे हैं। तो ये अपरंपार है। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता को भी आकांक्षा अपेक्षा है कि वो लड़े, क्योंकि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन कार्यकर्ता का इलेक्शन रहता है। लेकिन निर्णय लिया जाएगा और मैं सिर्फ आपको ये आश्वासन दे सकती हूँ कि जो निकाला है स्थानिक स्वराज में वो ही आएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, और 16 तारीख को रहेगा तो सिर्फ भगवा 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 और महापुर महायुति के। महायुति बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रगति की राजनीति कर रही है और हमारी विचारधारा आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को लेके हम आगे जा रहे हैं। और उत्तराखंड में ऋषिकेश वन विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध प्रदर्शन के बीच पथराव हो गया। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। हंगामा और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की टीम यहां अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई का विरोध करते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। फिर ये लोग रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। तनाव को देखते हुए पुलिस ने लाठियां बरसाईं। उसके बाद लोग ट्रैक छोड़कर भागते नजर आए। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। तो धरने पर बैठ गए थे, सड़कों को जाम किया गया। इसको देखते हुए जो है पुलिस बल द्वारा से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी इसमें लोग चिन्हित हुए हैं, खासकर ऐसे लोग जो इस पूरे मॉब को भड़का रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसके पीछे, ऐसी लैंड को कब्जाने के पीछे हो, चाहे वो कहीं ना कहीं से इसमें जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा लोगों को भड़काया गया। तो उनको चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है और उन्हीं की दबिश के लिए या फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ऋषिकेश में तनाव को देखते हुए जगह जगह पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। आंध्र प्रदेश में एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई। आग में ट्रेन की कई बोगियां जलकर खाक हो गई। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में टाटानगर एर्नाकुलम में भीषण आग लगने से रेल हादसा हुआ। ट्रेन के एसी कोच में आग लगी थी, जिससे डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। साउथ सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक हादसा आज इलामनचिली रेलवे स्टेशन के पास हुआ। लोको पायलट ने धुआं देखकर और तुरंत ट्रेन को स्टेशन पर रोक दिया। कोच में धुआं दिखने के बाद लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। आग लगने की वजह से यात्रियों में घबराहट फैल गई और वो ट्रेन से उतर गए। दुर्घटना के कारण विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा की ओर जाने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अनाकापल्ली, विशाखापट्टनम और तुनी रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेनें रोक दी गई। दोनों डिब्बों में सवार यात्रियों को आरटीसी की 3 बसों से समरला कोटा स्टेशन पहुंचाया गया। रेलवे अधिकारियों ने आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए घटना स्थल पर जांच शुरू कर दी है। और एनसीपी शरद पवार गुट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीएमसी चुनाव से ऐन पहले शरद गुट को लगा है झटका। मुंबई एनसीपी अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गई। शरद गुट की नेता राखी जाधव ने पार्टी छोड़ दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राखी जाधव की, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एनसीपी के शरद गुट के लिए ये कितना बड़ा झटका है, जेपी जरा बताएं। देखिए, राखी जाधव जो है वो पूर्वी उपनगर का बड़ा चेहरा थी। पराग शाह के सामने उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और खुद कॉर्पोरेटर हैं 2 टर्म से। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई प्रदेश की जो महिला अध्यक्षा राखी सावंत थी और जो शरद पवार गुट है उनका एक नामी चेहरा थी। लेकिन जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि शरद पवार गुट जो है
वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से हाथ मिला सकता है। तो 12 से 13 सीटें शरद पवार गुट को मिल सकती हैं। ऐसे में राकेश सावंत नाराज थे क्योंकि उन्होंने जो सूची बनाई थी उसमें से बहुत कम लोगों को टिकट मिलने की उनको उम्मीद नजर आ रही थी। तो आज वो पराग शाह के घर गई। पराग शाह बीजेपी के विधायक है घाटकोपर से, और उनके घर जाकर उन्होंने पराग शाह के नेतृत्व में जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वो पराग शाह के साथ वर्षा बंगले जा रही है, जहां पर वो देवेंद्र फडणवीस से मिलकर आगे की रणनीति जो है वो तय करेंगी। कहां से वो चुनाव लड़ना है, उनकी पार्टी के कितने लोगों को, उनके पक्ष के कितने लोगों को जो है टिकट दिया जाए, इस पर वो मुख्यमंत्री से और बाकी नेताओं से चर्चा करेंगे। लेकिन शरद पवार के लिए ये बड़ा झटका निश्चित तौर पे है। शुक्रिया जयप्रकाश सिंह आपका। इधर कानपुर में एक जिंदा मरीज को मृत घोषित किए जाने का मामला सामने आता है। इस मामले में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर समेत 4 लोगों को निलंबित किया गया है। देखिए पूरी खबर। कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में एक जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो मरीज जिंदा मिला। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर, एक स्टाफ नर्स और 2 अन्य अस्पताल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। अस्पताल प्रशासन ने रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। जानकारी के मुताबिक जिंदा मरीज को मृत घोषित करने की ये घटना मेडिसिन वार्ड नंबर 12 में हुई, जहां 2 मरीज अगल बगल के बिस्तर पर भर्ती थे। उनमें से 42 साल का विनोद बेड नंबर 42 पर भर्ती था, जबकि 60 साल के एक अज्ञात बुजुर्ग को 43 नंबर बेड पर भर्ती किया गया था। शनिवार को इलाज के दौरान बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई। हालांकि जूनियर चिकित्सकों ने कथित तौर पर गलती से विनोद की मेडिकल फाइल भर दी। बताया जाता है अनजान बुजुर्ग करीब 5 दिन पहले पुलिस को बेहोशी की हालत में मिला था। और अहम खबर है, पुणे निकाय चुनाव से लेकर उद्धव कांग्रेस साथ आ गए हैं। पुणे में 60 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 45 सीट पर उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा, यह तय हुआ है। 45 सीट पर उद्धव गुट के कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कुल मिलाकर पुणे निकाय चुनाव से जुड़ी ये एक ताजा खबर आ रही है। उद्धव गुट और कांग्रेस साथ आ गए हैं। 60 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 45 सीटों पर उद्धव गुट अपने कैंडिडेट्स उतारेगा।